जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आई होप कि अब आवाज़ बेहतर हो गई होगी। इफ़ समवन कैन कंफर्म इन द कमेंट्स कि अभी मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। चलें फ़िलहाल वील कंटिन्यू, वील सी कि भाई अगर आवाज़ की इशू बनता है, अपोलोजाइज इट्स ऑन माई एंड, बट वो बस एज आई ऑलरेडी टोल्ड तालिब, आई एम नॉट वेरी सोशल मीडिया savvy. So it is a new experience for me, this live streaming on Facebook or whatever. And he requested कि भाई आप बनाएं एक Facebook का वो बनाएं because we can benefit many people through this interaction. तो फिर उसके लिए specifically we designed हमने एक Facebook account रखा एंड उस पर फिर बनाया. So we were not audible, still not audible. मुतालिब, it's clear. सो वी वर एट द स्टेज और वी वर डिस्कसिंग. हमने पहले अपना मोटिव चेक कर लिया, हमने अपना पर्पस देख लिया कि भाई हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स. दूसरी चीज़ आती है कि भाई आपने इसको अचीव कैसे करना है. मैंने आपको एक कीवर्ड दिया, कंसिस्टेंसी. एंड जब मैंने आपको कीवर्ड दिया कंसिस्टेंसी, तो उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से कि आई वॉज वॉचिंग अ टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया था. एंड उसके अंदर एक टेस्ट मैच में एक दिन में 3 सेशंस होते हैं 5-5 घंटे के. सो आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम देयर कि भाई वाई नॉट डिवाइड माई डे इनटू 3 5 आवर सेशंस. एंड ये जो 3 5 5 घंटे के सेशन होंगे, आई विल जस्ट फोकस ऑन ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू विन दैट सेशन. आई केम अप विद द क्राइटेरिया जिसके अंदर if I'm studying for example 2.5 से 3 घंटे, तो it's a draw. if I'm studying more than 3 to 3.5 घंटे के दरमियान में, तो it's gold, या 3.5 से 4 it's aced. इस तरह I came up with terminologies. I even came up with the terminology कि अगर मैं 1 घंटे से कम पढ़ रहा हूँ 5 घंटे में, तो I deserve failure, या that session deserves failure. तो इस तरह I was able to maintained a word document. and मेरे पास अभी इस वक्त एक मिनट का रिकॉर्ड मौजूद है जो मैंने इसके अंदर एफर्ट लगाई CSS के अंदर, या जो मैंने हाई इंटेंसिटी के साथ इस डेली टाइम मैनेजमेंट स्कीम के साथ चलाया. वो आई शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद तालिब. वो आपको इधर पेज पे भी मिल जाएगा एंड यू कैन ट्राई एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर ओन सेल्फ. आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर कुछ भी डालना चाहते हैं, आप अपने घंटे उसके लिहाज से सेट करें. जैसे मैंने दिन के अंदर 3 5 घंटे के सेशन रखे. आइडिया ये था जो ही मैं उठूँगा, आई विल सेशन 1 विल स्टार्ट, सेशन 2 विल स्टार्ट, 3 विल स्टार्ट. बाकी 2 घंटे मैंने दिन के अपने मिसलेनियस रखे कि जो कि फॉर वॉट एवर रीजन ज़ाया हो सकते हैं. एंड आई गिव माई सेल्फ 7 hours टू स्लीप. एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज एबल टू take my preparation in a consistent manner, take my preparation forward. Similarly, let me see. अच्छा जी, सिमिलरली इसके अलावा दिस इज़ हाउ टू अचीव कंसिस्टेंसी. इसके अलावा फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि आपने माइंडसेट रख लिया, कंसिस्टेंसी रख ली. अब आ जाता है कि आपने पढ़ना क्या है. एंड जब आपने पढ़ना होता है तो उस टाइम पे आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर कि आप शुरू करते हैं बाय गोइंग थ्रू योर सिलेबस. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वेलकम. आप यू स्टार्ट बाय गोइंग थ्रू योर सिलेबस एक दफ़ा. बट सिलेबस में क्या चीज़ कितनी दफ़ा कितनी इम्पोर्टेंस के साथ पढ़नी है, और सिलेबस में क्या चीज़ नहीं आती, क्या किस पे फोकस करना है, किस पे एम्फेसिस करना है, ये आपको सिलेबस नहीं बताता. ये आपको आपके पास्ट पेपर एनालिसिस बताता है, एक थॉरो पास्ट पेपर एनालिसिस. एंड आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर इन दिस. तो बिफोर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, मैंने 2016 से आगे जितने भी पास्ट पेपर्स थे उनको प्रिंट कराया. एंड आई ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स कि इनके अंदर क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्वेश्चनिंग है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो उसके 3 ही ब्रॉड पिलर्स हैं जो मुझे नज़र आए अपने एनालिसिस पे. एक है प्री 1947 हिस्ट्री, फिर एक है पाकिस्तान रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी एंड रीजनल रोल, एंड फिर एक तीसरा उसका पिलर है पाक डोमेस्टिक इशूज़. मुझे नज़र ये आया जो 2016 ऑनवर्ड्स मैंने ट्रेंड उसका मैप किया कि उसके अंदर प्री 1947 हिस्ट्री के सवाल 2016 में 4 आए. उसके बाद से एट मोस्ट एक आया है, या 0 आया है, या एक आया है, या 0 आया है. तो उसका ट्रेंड ये है. तो आई फाउंड आउट कि भाई
ये जो सवाल है कि जी प्री 1947 हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब है, अहमद सईद साहब की पढ़ें, ये वाली पढ़ें, वो वाली पढ़ें, वो रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज प्री 1947 हिस्ट्री इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट टू व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग मी. तो दिस इज़ व्हाट पास पेपर एनालिसिस टेल यू. तो फिर देन यू आप एक थॉरो पास पेपर एनालिसिस करते हैं. उसके बाद यू मेक योर ओन सिलेबस, जो कि आप उस सिलेबस के अंदर से निकालते हैं कि दिस इज़ माई वे फॉरवर्ड, मैंने इसको चलना है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. इस्लामियात में यू विल सी कि भाई एक क्वेश्चन सारे सालों में सीरत से आया है, एंड सीरत में भी आप कुल मिला के 5 या 6 सवाल मिलेंगे आपको. प्रॉफिट peace be upon him, role as a diplomat, his role as a community leader, his role as a military strategist, his role as a peacemaker. ये 4-5 ही सवाल हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं एंड इन्हीं में से आते हैं. सिमिलरली आपको एक पता चलेगा कि जो की आपके हैं, जो आपके की फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, फॉर एग्जांपल नमाज, रोज़ा, ज़कात, उसके तज़किया नफ्स, इन सब में से एक आता है एंड उसमें से सबसे ज़्यादा ज़कात आया हुआ है. जिहाद सिर्फ एक दफ़ा है, PMS PCS में ज़्यादा दफ़ा आता है. सिमिलरली आपको पता चलेगा कि एक सवाल प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आता है, इजमा, इज्तिहाद, क़ियास वगैरह में से आएगा. एंड एक सवाल हमेशा सिस्टम्स ऑफ इस्लाम में से आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जुडिशल सिस्टम. तो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर से you are able to find, you're able to see what your map is, what your way forward is. आपने 4 सवाल करने हैं 20 नंबर वाले, आपको 8 सवाल आना ज़रूरी नहीं है. एंड इन 4 सवाल का आपका तरीका जो है वो आपको अपने पास पेपर्स के एनालिसिस से मिलता है. आई एम रीडिंग ऑल द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग. जो क्वेश्चन बिल्कुल ही ट्रैक से हटा देंगे उनको मैं आई विल इग्नोर दम, बट जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको बीच में एड्रेस किया जाएगा तो आई विल एड्रेस देम, बट एट अ लेटर स्टेज, बिकॉज वो फिर वो हो जाएगी थॉट ट्रेन, वो हो जाएगी, डिरेल हो जाएगी. आई वुड हैव यूज्ड हेडफोन्स इफ आई हैड देम मेरे करीब, बट थैंक यू फॉर दिस सजेशन रोशन. सो ये आपका हो गया. फिर चौथी चीज़ ये है कि चौथा सवाल जो आप लोगों का ज़्यादातर आता है कि भाई पहले किस चीज़ की तैयारी करें. आई सजेस्ट, एंड ये चीज़ एक जहन में रख लें कि आई एम नॉट एनी अथॉरिटी ऑन किसी भी चीज़. मैं आपको जो कह रहा हूँ वो कोई अथॉरिटी वाली बात नहीं है. इट इज़ एन ओपिनियन दैट आई एम गिविंग यू, एंड यू कैन टेक ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बट एट द एंड फैसला आप लोगों को खुद करना चाहिए. सो मेरे ओपिनियन में आपको पहले कंपल्सरीज़ के ऊपर जाना चाहिए. कंपल्सरीज़ को ख़त्म करें, वाइंड अप करें. क्यों? एक तो कंपल्सरीज़ के पासिंग मार्क्स ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली जो कंपल्सरीज़ में एक रेड ग्रुप है. सो इन माई ओपिनियन कंपल्सरीज में भी एक डिस्टिंक्शन है. एक रेड ग्रुप है जिसके अंदर इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, कॉम्पोजिशन और इस्लामियात आते हैं, जिसमें आपने 40-40 नंबर लेना है आउट ऑफ 100 टू पास. किसी एक में आपके 39 आए, यू विल फेल द होल CSS. एक उसमें है जनरल नॉलेज वाला ग्रुप, GK 1, 2, 3, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, GSA, जनरल साइंस एंड एबिलिटी. इसमें कलेक्टिवली आपने 120 लेना है. तो फिर आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि मेरा ज़्यादा एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, मेरे लिए ज़्यादा ख़तरा क्या है. एंड आपके लिए ज़्यादा ख़तरा इज़ द रेड ग्रुप, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी एंड इस्लामियात. तो पहले आप अपना ख़तरा मिनिमाइज़ करें. यू फिनिश योर कंपल्सरीज, then you start giving mock exams, because CSS is not only about gathering information or gathering knowledge or reading up on topics. Rather इसके 2 components हैं. एक knowledge gather करना है and then examiner को बताना कि आपको ये आता है. and उसके लिए आपको एग्जामिनर के को लिख के बताना होगा. आप उसको इस तरह जैसा मैं बैठ के आपको बता रहा हूँ वैसे नहीं बता सकते. तो लिख के बताने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, एंड प्रैक्टिस का एक तरीका मॉक्स है या असाइनमेंट्स हैं, जो भी आप करें, लेकिन डू स्टार्ट रिटन प्रैक्टिस राइट आफ्टर यूर डन विद योर कंपल्सरीज. सो सेल्फ स्टडी. और चले नाउ आई स्टार्ट एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रेन बिल ऑल टुगेदर. सो सेल्फ स्टडी academy, I'll tell you my experience. I started my preparation for CSS when I was in the final year of my BDS degree at Army Medical College. And उस टाइम पे चूँकि मैं दिन को 4 बजे तक वार्ड्स में होता था, वहाँ से वापस आता था, और मैं
मेरे लिए थकावट ऐसी होती थी कि इट वाज नॉट रियलिस्टिक कि मैं खुद बैठ के किताब से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करूं। तो मैंने कहा कि आई लर्न पैसिवली, कि कोई और बोल रहा हो मैं बस सुन के लर्न कर लूँ। और मैंने नेशनल अफसर्स अकेडमी नोआ का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया। एंड उनका ऑनलाइन कोर्स 4 महीने का था, वो मैंने लिया। ऑनलाइन क्यों लिया? क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू गो टू देयर अकेडमी, बिकॉज ऑन कैंपस जाते हुए ट्रांजिट के अंदर, कम ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका टाइम ज़ाया होता है एंड आप थक जाते हैं। कभी कभार आप सोशलाइजिंग करना शुरू हो जाते हैं, कहीं यहाँ खाना खा रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें आपकी उधर चलती हैं। तो इसलिए फिर नोआ का मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया। एंड ऑनलाइन कोर्स के अंदर फिर हमारा एक सोशल कैपिटल जनरेट हो जाता है आपका। सो अकेडमीज़ के ऊपर जो आपका सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट माई ओन एक्सपीरियंस। ये लेके देन जो उसके बाद वाली प्रिपरेशन है वो मैंने खुद बैठ के की है। एंड जब आई केम टू कोयटा आफ्टर माई डिग्री, तो मैंने 6 महीने लगातार मेरे पास और कोई काम नहीं था ज़िंदगी में, सिर्फ CSS ही था, तो मैंने वही किया। माई फैमिली वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इस दौरान मैंने एवेलुएशन कराई इंग्लिश के लिए एंड मैंने मॉक्स दिए। इंग्लिश की एवेलुएशन मैंने मैम फातिमा बतूल, सर सईद वज़ीर और जो मैंने मॉक्स दिए इनसे कराई। और जो लेकिन प्रीडोमिनेंट मैम फातिमा बतूल से कराई ज़्यादा, सर सईद वज़ीर से भी कराई। और जो मैंने बाकी किया उसमें सिर्फ मॉक्स दिए, नोआ के भी और वर्ल्ड टाइम्स के भी, वो भी मैंने अपने घर बैठ के दिए। कोयटा बैठ के मैं उनको भेजता था, वो ऑनलाइन मॉक मुझे आता था एंड मैं उनको अपना पेपर करके भेज देता था। नोआ की अच्छी चीज़ ये है कि उनका एक बड़ा अच्छा LMS है, तो आप उसके ऊपर वो चीज़ डाल सकते हैं। वर्ल्ड टाइम्स का आपको TCS करना पड़ता था। तो दिस वाज व्हाट आई डिड विद अकेडमीज़। जो बाकी अकेडमीज़ ज्वाइन की मैंने इंटरव्यू प्रेप में की। एंड इंटरव्यू प्रेप में इसलिए की बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी फॉर इंटरव्यू वाज दैट आई वांटेड मैक्सिमम एक्सपोजर टू डिफरेंट पैनल्स एंड डिफरेंट पैनलिस्ट्स। तो उसमें फिर आई वेंट टू ईच अकेडमी दैट आई कुड फाइंड एंड मैंने उधर जाके मॉक इंटरव्यू दिया। सो दैट इज़ दैट। अब अकेडमी एंड सेल्फ में कंपैरिजन ये है कि अगर आप किसी बंदे से पूछें कि नहीं ये करूं या मैं एकेडमी में पढ़ूं या मैं सेल्फ में पढ़ूं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ है फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। बिकॉज जो आप करें वो आप किसी और से क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद उस चीज़ पे डिसाइड करें। आप उससे ये पूछ सकते हैं कि भाई इन योर ओपिनियन इज़ अकेडमी लेड लर्निंग बेटर और इज़ सेल्फ स्टडी बेटर? सेल्फ स्टडी का अकेडमी लेड लर्निंग पे एक फ़ायदा है कि एक तो आपको उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट उतनी नहीं आती, दूसरा आपको फ़ायदा ये आता है कि यू रिमेन मोर फोकस्ड। अकेडमी में यू आर मोर लाइकली टू लूज़ फोकस। तीसरा, आपको कुछ डिस्ट्रैक्टिंग इन्फ्लुएंसेस नहीं आती जो कि मैंने अकेडमीज़ में देखी हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है एक सर्टन ऑप्शनल में, आप वो रखना चाहते हैं, आप अकेडमी जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप ये वाला रखें क्योंकि हमारे पास ये वाला टीचर अच्छा है। तो दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्टिंग इन्फ्लुएंस जो कि आपकी प्रिपरेशन को डिट्रैक्ट करती है। सिमिलरली जो उसका नुकसान है, ऑन द कॉन्ट्ररी जो उसका नुकसान है सेल्फ स्टडी का अकेडमी से, अकेडमी की लर्निंग तेज़ है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी। एंड बुनियादी तौर पे ओरिएंटेशनल लर्निंग तेज़ है, यानी जो आपकी पहली ओरिएंटेशन होगी टू CSS, अगर आप खुद सारी पूरा सिलेबस किताबों के थ्रू कवर करेंगे वो थोड़ी सी स्लो जाएगी। अकेडमीज इसके लिए एक बंदा हायर करती हैं जिसको वो पैसे देती हैं, वो बैठ के आपके लिए सिलेबस पढ़ता है, उसकी स्लाइड्स बनाता है एंड आपको सामने पेश कर देते हैं। सो आपकी ओरिएंटेशन टू द होल सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेल्फ लर्निंग। दूसरा, उधर आपका एक सोशल कैपिटल जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूर अ डॉक्टर या यूर एन इंजीनियर या यूर लॉयर एंड आप अपनी इमीडिएट विसिनिटी में अकेले बंदे हैं जो CSS कर रहे हैं, तो फिर इट इज़ बेटर, वो आपका सोशल कैपिटल नहीं आपके इर्द गिर्द। लेकिन जब आप अकेडमी जाते हैं तो आप एक क्लास में अगर 40 हैं तो 40 के 40 CSS कर रहे हैं। तो इट्स आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग, लाइक माइंडेड पीपल आ जाते हैं जिनमें आप शायद स्टडी ग्रुप्स बना लें, शायद आप पेयर बेस्ड लर्निंग कर लें, जैसा भी है। तो वो एक उसका फ़ायदा है। तो ये उसके नुकसान और फ़वायद हैं। एक नुकसान अकेडमी का है कि आप उधर ट्रांजिट में टाइम वेस्ट कर सकते हैं। एक और फ़ायदा अकेडमी का ये है कि आपका जो टीचर्स हैं, जो एवेलुएटर्स हैं, उन तक रसाई हो जाती है। तो अगर आप पढ़ना नहीं भी चाहते, आप सिर्फ चीज़ें एवेलुएट कराना चाहते हैं, तो आप उन टीचर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड
वो कर सकते हैं। सर आपने बुक से स्टडी की थी या पीडीएफ? सो आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि आई यूज बोथ, एंड इफ समवन डजंट यूज बोथ तो वो बेवकूफ़ है। जनरली सीएसएस के अंदर 5 ही रिसोर्सेज हैं आपके पास। एक रिसोर्स आपके पास किताब है, दूसरी न्यूज़पेपर है, तीसरी मैगज़ीन है, चौथी इंटरनेट है, एंड पांचवी रिसर्च पेपर है। अब अगर एक बंदा कहे मैंने सिर्फ किताब से पढ़ा है तो उसके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, बट उसको जितना टाइम लगेगा वो पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। सो आई डोंट कंसिडर टू बी अ स्मार्ट वर्क, टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट वर्क। सिमिलरली अगर एक बंदा के मैंने सिर्फ पीडीएफ से पढ़ा है तो उसकी कंटेंट की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी ना हो, बट उसको टाइम कंज्यूम कम होगा, क्योंकि पीडीएफ अमूमन टॉपिक बेस्ड होता है। रिसर्च पेपर्स को हम पीडीएफ कहते हैं अमूमन, तो वो अमूमन थीम बेस्ड होता है, तो आप सिर्फ उस थीम के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो आई ट्राई टू स्टडी अक्रॉस द बोर्ड। आप 500 रिसोर्सेज को का एक अच्छा बैलेंस्ड मिक्स हो, जिसमें किताब से आप क्वालिटी कंटेंट जनरेट करें, न्यूज़पेपर से आप अप टू डेटेड कंटेंट जनरेट करें, मैगज़ीन से आपकी वोकेबलरी भी बेहतर होगी, क्रिटिकल एनालिसिस भी बेहतर होगा। सिमिलरली इनमें लोकल एंड फॉरेन दोनों की एक डिस्टिंक्शन भी रखें, लोकल भी लगाएं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर लोकल डॉन लगा लें, फॉरेन बीबीसी गार्डियन लगा लें, मैगज़ीन लोकल वर्ल्ड टाइम्स या नोआ की ले लें, फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है, इकोनॉमिस्ट है, डिप्लोमेट है। तो ये ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर मटेरियल। इंटरनेट पे आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, सो ताकि आप कंटेंट वाइज अपने पीयर से स्टैंड आउट कर रहे हो, आप हर एक जगह से योर अ गुड मिक्स। सो वी हैव डिस्कस्ड सर ऐसे के लिए राइटिंग स्किल्स कैसे इंक्रीज करें। सो आपको वैसे बुनियादी तौर पे सीएसएस में भी देयर आर 2 कोर स्किल्स दैट यू नीड, रीडिंग एंड राइटिंग। व्हेन यू आर एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन यू नीड टू एक्सरसाइज रीडिंग मोर, बिकॉज आपने नॉलेज पकड़ना है इर्द गिर्द से, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, सो रीडिंग स्किल आपकी ज़्यादा यूज़ आती है। बट जब आप आपके पेपर है, फॉर एग्जाम्पल यूर 2024 के एस्पिरेंट हैं, अब सितंबर आने वाला है, तो नाउ यू हैव 4 months यू आर गोइंग टू द टेल एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। अब राइटिंग ज़्यादा है। राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन गिव मॉक्स, या यू कैन एक सेल्फ बेस्ड इनिशिएटिव, जो कि मैंने अपने लिए किया था। सो आई स्टार्टेड एन इनिशिएटिव फॉर माई सेल्फ विच वॉज TPDI, 2 pages a day initiative। एंड 2 pages a day initiative में मुझे बस ये था कि आई हैव टू समहाउ ब्रेक माई राइटर्स ब्लॉक एंड ऑल्सो इम्प्रूव माई क्रिएटिव राइटिंग बाय प्रैक्टिस। तो मैंने कहा कोई भी टॉपिक होगा, वट एवर इज़ ऑन माई माइंड फॉर दैट डे, चाहे मैंने किसी के खिलाफ रैंट करनी है, चाहे मैंने कोई ऑब्जर्वेशन देखी है, कुछ भी, आई विल जस्ट ट्राई टू राइट 2 pages ऑन इट पर डे। तो ये कुछ अर्सा मैंने किया, उससे आई गॉट इन टू अ गुड रिदम, एंड उसके बाद ही मैंने करना छोड़ दिया। एंड आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक्स, तकरीबन आई अटेम्प्टेड मोर देन 20-25 एसेज, जिनमें से यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड आउट कि मैम फातिमा बतूल को आई गेव मेरा से 15-20 एसेज उन्हें चेक कराया, जिसमें से सिर्फ एक पास किया था उन्होंने। एंड आई वॉज डिटर्मिंड कि जब तक वो मुझे पास नहीं करेंगे, आई विल कीप ऑन सेंडिंग, आई विल कीप ऑन सेंडिंग, आई विल कीप ऑन सेंडिंग। एंड आई न्यू कि जिस दिन मुझे कोई एवेलुएटर पास कर देगा, उससे अगले दिन मैं उसको दोबारा कभी अपना ऐसे नहीं भेजूँगा, बिकॉज उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मैं उसके लेवल पे आ चुका हूँ। अब मुझे इस बंदे से और ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता। आई विल ट्राई टू फाइंड समवन हु इज़ इवन मोर स्ट्रिक्ट इन एवेलुएशन देन द पर्सन। तो मैम फातिमा को काफ़ी चेक कराए। सो इस तरह कहने का मकसद ये है कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं, एकेडमीज़ के मार्क्स देते हैं, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बनाते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। हर सब्जेक्ट की कितनी रेफरेंस बुक रीड करें तो काफ़ी है। देयर इज़ नो गोल्डन रूल, देयर इज़ नो गोल्डन नंबर। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिस द एसेंस। और एसेंस क्या है कि आपने रेफरेंस बुक क्यों रीड करनी है? आपने कंटेंट के लिए रीड करनी है ना। सो व्हेन यू फील कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर कंटेंट आपका तगड़ा हो गया है, एंड वो आप खुद ही होते हैं जिसको महसूस हो जाता है, तो आप उसी वक्त छोड़ दें उसको ऊपर कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की। एंड रेफरेंस बुक पढ़ना एंड एग्जामिनर को दिखाना कि आपने रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें भी अपना जहन को क्लियर रखिएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दिस कि यूएस हिस्ट्री के अंदर मुझे एक टीचर ने फीडबैक दी, उन्होंने कहा कि भाई आपका पेपर ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया है, बट मेक इट साउंड लाइक अ पेपर ऑफ हिस्ट्री,
कि जिसमें आप मुख्तलिफ हिस्टोरियंस को कोट करें, की फिगर्स को कोट करें, अच्छे अथॉरिटेटिव फिगर्स को कोट करें। तो मुझे उधर से समझ आई कि वो मुझे कह रहे हैं कि अच्छी रेफरेंस बुक्स आप इसमें कोट करें। मैं गया इंटरनेट पे एंड मैंने इसकी जो टॉप अथॉरिटेटिव किताबें हैं वो सारी पकड़ी, और मैंने अथॉरिटेटिव किताबों के एक लिस्ट बना ली, 6 से 7 थी, एंड अच्छे टॉप हिस्टोरियंस की एक लिस्ट बना ली। एंड अब अगर उन्होंने ये बात नहीं भी की, क्योंकि मैंने वो सारी किताबें पढ़ी नहीं है, बट वो बात के अंदर मैं उनका नाम लगा रहा था कि भाई एरिक फोनर इन हिज बुक सेज फ्ला 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 फ्ला, बिकॉज आई न्यू आई वुड राइट इट विद द चेंज इन पेन या चेंज इन पेन शेड, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो द एग्जामिनर दैट इन सारी किताबों में इसका अच्छा कंटेंट है। तो जिस ये मुझे फीडबैक बहुत पेपर्स के करीब जाके मिली थी, इसलिए मेरे पास ये एक तरीका था। सो ये इसमें भी याद रखिएगा कि you do not need to read every reference book about every topic that there is. Sometimes you just have to show the examiner that you have read these books. आप उन किताबों की सिर्फ एग्जेक्टिव समरी पढ़ें, आपको उसकी जिस पता चल रहा है, एंड देन यू कैन कोट इट। तो ये अपने जहन में रखिएगा। Gathering content for essays is a bit difficult. How can we plan it? Which dimensions or topics should we hit? So before I started my essay preparation, मैंने past paper analysis किया थॉरो, एंड मैंने जितनी भी थीम्स आई थी, जो भी टॉपिक होता था उसके साथ लिख लेता था 3 चीज़ें। एक कि इसकी थीम क्या है, फॉर एग्जांपल अगर है जेंडर पे है, या टेररिज्म पे है, या ह्यूमन राइट्स पे है, या इंटरनेशनल इकोनॉमी पे है, पाकिस्तानी इकोनॉमी, जो भी, एक उसकी थीम। दूसरा लिखता था कि ये डिस्क्रिप्टिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, या एब्स्ट्रैक्ट है। और तीसरा लिखता था कि भाई ये ग्लोबल है या पाकिस्तान बेस्ड है। तो उससे मेरे सामने एक तो कोई 14-15 थीम्स का एक एक्सट्रैक्ट निकल आया कि यही की थीम्स हैं आपकी इसके अंदर, ऐसे के अंदर। एंड उनके जितने जितने फिर पास पेपर्स में सब टॉपिक्स आए थे, वो मैंने एक पूरा टेबल बना लिया। मेरे पास आज भी वर्ड डॉक्यूमेंट मेरे पास है। एंड मेरी ऐसे की अप्रोच रही थी कि आई विल प्रिपेयर थीम्स नॉट टॉपिक्स, बिकॉज नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हाट टॉपिक विल कम, बट यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट थीम विल कम डिपेंडेंट अपॉन द पास्ट पेपर्स। तो आई फाउंड आउट कि जेंडर इज़ वेरी ऑफनली रिपीटेड, सोशल मीडिया या मीडिया इज़ ऑफन रिपीटेड, डेमोक्रेसी है, समटाइम्स इंटरनेशनल इकोनॉमी का कोई टॉपिक आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन इज़ रिपीटेड। एंड इफ़ यू पिक अप 2022 का पेपर, यू विल सी कि 2 टॉपिक्स ग्लोबलाइजेशन में से आए हैं, एक सोशल मीडिया का आया है, इसी तरह के टॉपिक्स हैं। एंड इट वाज सपोज टू बी ए टिपिकल ऐसे का पेपर 2022 वाला। सो आई वाज एबल टू प्रिडिक्ट द थीम्स दैट केम, एंड मैंने थीम्स तैयार की हुई थी। सो आई हैड प्रिपेयर्ड सोशल मीडिया, एंड मैंने सोशल मीडिया एंड डिजिटल डेमोक्रेसी वाला प्रिपेयर किया। जब आप वो अटेम्प्ट किया, जब आप थीम भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो क्या क्या प्रिपेयर करना है? आपने प्रिपेयर करना है कि इसके क्या पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं जो मैं बना सकता हूँ, कि सोशल मीडिया के चैलेंजेस मेरे से पूछे जा सकते हैं या कीवर्ड बन सकता है, कॉल सोशल मीडिया के थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेक्ट्स, रेमेडीज़, इस तरह के कीवर्ड्स बनते हैं। तो यू ट्राई एंड अप्लाई योर क्रिटिकल एनालिसिस ऑन इट। सिमिलरली सोशल मीडिया के क्या फैक्ट्स हैं पाकिस्तान बेस्ड, पाकिस्तान में इंटरनेट की पेनिट्रेशन क्या है, सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन क्या है। सोशल मीडिया पे मैंने कोई बात करनी है तो कौन से मुस्तनद इदारे हैं या कौन से मुस्तनद हाउसेज हैं, रिसर्च हाउसेज हैं, जिनको मैं कोट कर सकता हूँ। सिमिलरली 1-2 कोट या 3-4 कोट सोशल मीडिया के बारे में आप रख लेते हैं, उधर लिख के रख लेते हैं कि अगर इसमें से कोई फिट होता हुआ तो मैं इसको बीच में लगा लूँगा। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर अ थीम अपने ऐसे के लिए होलिस्टिकली। ट्राई टू डेवलप क्रिटिकल एनालिसिस, ट्राई टू फोकस ऑन द टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ योर ऐसे, जिसके अंदर आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ठीक हो, आपकी यूजेज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड एंड सेंटेंसेस आए, आपकी पैराग्राफ्स की लेंथ कंसिस्टेंट हो आपस में, आपकी जो है एक कोहेरेंस, एक लॉजिकल थॉट, एक सीक्वेंसिंग पूरे ऐसे के अंदर चल रही हो, एंड आपके ए टिपिकल पैराग्राफ्स यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो अच्छे हों। तो इस चीज़ों पे फोकस करें और ऐसे विल बी गुड। बिलाच मरवानी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे हो? पेपर प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ CSS। सो पेपर प्रेजेंटेशन में हैंड राइटिंग डजेंट मैटर। अगर आप में से किसी ने भी मेरा कोई मॉक देखा है तो आप लोग खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है। बट
जो चीज़ मैटर करती है वो है कि पेपर रीडेबल हो। एंड रीडेबल कब होता है? जब वो अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया हो, उसमें स्पेसिंग अच्छी हो, लाइन स्पेसिंग। एंड मैं चाहता था कि उसकी सिमेट्री एग्जामिनर को अपील करे। सो आई डेवलप्ड अ फार्मूला फॉर माई सेल्फ, जिसके अंदर जो भी सबसे मेरी मेन हेडिंग होगी सवाल की वो 3 लाइनों के अंदर लिखूंगा। जो दरमियान के अंदर बड़ी हेडिंग्स होंगी, मेजर हेडिंग्स, वो 2 लाइनें, एंड जो सब हेडिंग्स होंगी वो 1 लाइन है। सिमिलरली इंडेंटेशन का यूज़ करें। अगर आपकी मेन हेडिंग बिल्कुल लेफ़्ट से स्टार्ट हुई है तो सब हेडिंग को थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करें। पेपर से पहले आए आके ज़रूर उधर आके अपनी सारी मार्जिनस लगाएं। उसके अलावा अपना पेन का कम्बिनेशन वर्कआउट कर लें। सो मैंने बहुत इस पर अपना जहन दौड़ाया एंड मैंने डिफरेंट पेन्स ट्राई किए। सबसे पहले जो मेरा स्टैंडर्ड पेन था, आई एंडेड अप अपॉन वो जो पियानो का 0.18 mm वाला बॉल पॉइंट होता है। एंड उसके अंदर भी फिर मुझे पता चला कि एक ओरिजिनल चीज़ है, एक मार्केट में लोकल फिर रही है। ओरिजिनल के आगे वो हल्का सा वाइट सा डॉट सा लगा होता है। तो आप अपना एक अच्छा कंफर्टेबल पेन देखते हैं एंड देन यू फाइंड, अपने आप को बताते हैं कि आपने कितने पेन्स यूज़ करना है। सो आई यूज़ टू यूज़ बॉल पॉइंट, ब्लू बॉल पॉइंट फॉर स्टैंडर्ड राइटिंग, ब्लैक पॉइंटर फॉर सब हेडिंग्स। कोई एग्जाम्पल देनी है तो वो ब्लू पॉइंटर से देता था, या कोई फैक्ट फिगर लिखना है क्योंकि, या कोट भी लिखना है क्योंकि ब्लू पॉइंटर एंड ब्लू बॉल पॉइंट का भी आपस में बड़ा खूबसूरत कंट्रास्ट आता है। एंड जो बड़ी हेडिंग देनी होती थी वो मैं ब्लू मार्कर से देता था। एंड येस यू कैन यूज़, जस्ट यूज़ 2 कलर्स, ब्लू एंड ब्लैक। उसके अंदर आप पेन के शेड, पेन के वो जो है उसमें फ़र्क कर सकते हैं कि बॉल पॉइंट भी यूज़ कर लें और पॉइंटर भी यूज़ कर लें। सो आई यूज़ दीज 4 पेन्स एंड व्हेन आई वुड स्टार्ट माई पेपर, मैं चारों के ढक्कन खोल देता था एंड पीछे लगा देता था एंड दे वुड बी इन माई हैंड एंड आई वुड ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम दैट आई वुड स्पेंड इन चेंजिंग पेन्स। बट वो मैंने चूँकि मार्क्स में इतनी प्रैक्टिस की हुई थी तो आई डेंट हैव एनी इशू विद टाइम मैनेजमेंट या पेन्स को चेंज करना। सो this the point of telling you this is that you have to be very meticulous and you have to give a lot of attention to detail in order to in order to थोड़ा सा outscore या outshine your peers. Is it possible to crack CS especially if started preparing from now onwards? It is possible, depends upon आपका starting point क्या है। अब मैं आपसे कहूँ कि जी लाहौर जाना है, आपने भी और एक और बंदे ने भी, लेकिन एक बंदा पिंडी से स्टार्ट कर रहा है, एक कराची से, तो ज़ाहिर बात है पिंडी वाला जल्दी पहुँचेगा। सो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है एंड आपकी फाउंडेशनल रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स पे आपका बेहतर है, बूर एंड क्रिटिकल एनालिसिस वैसे आपकी एजुकेशनल अपब्रिंगिंग में है, तो फिर आप अभी भी कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो देन एटलीस्ट गिव योर सेल्फ टाइम, डू नॉट सेट योर सेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। सर आप अपने मार्क्स अटैम्प्ट किए हुए शेयर कर सकते हैं? जी कर दूंगा, मैं कर दूंगा अपने अटैम्प्ट किए हुए मार्क्स। ऑप्शनल्स के करूंगा बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो मेरी फाइनल पेपर प्रेजेंटेशन है वो ऑप्शनल्स में आके निकली है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि कंपलसरी पहले करूँ, फिर कंपलसरी के मार्क्स देना शुरू कर दूँ, फिर ऑप्शनल करूँ, फिर उसके मार्क्स दूँ। तो एंड पे जाके मैंने ऑप्शनल के मार्क्स किए हुए हैं, तो मैं शेयर कर दूँगा। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आई विल ओनली से दिस कि आई एम नॉट बिग ऑन नोट्स, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा बनाए। नोट्स की जो लॉजिक है वो सिर्फ यही है कि आपको एंड पे रिविजन के लिए काम आ सके। सो उसके अंदर जब मुझे लगता था कि मैंने कोई सवाल बहुत मुख्तलिफ रिसोर्सेज से प्रिपेयर किया है एंड मैं उसके लॉजिक को जो है एक जगह के ऊपर उसका एक ढांचा बना सकता हूँ कि इसमें मैं ये हेडिंग्स दूंगा एंड ये कोई की पॉइंट्स या कोई की एग्जांपल या इसको कोट करूँगा या ये एक रिपोर्ट को कोट करूँगा। तो उस तरह की छोटी सी मैं एक आउटलाइन कहीं बना लेता था, बट आई डिड नॉट मेक कैलकुलेटेड नोट्स। एंड आई सी पीपल मेकिंग पूरे कि किस तरह वो सवाल अटैम्प्ट करेंगे, तो आई सी कि आई थिंक दैट इज़ नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड सिमिलरली जो आप मार्क्स देंगे वो भी आपके नोट्स बन रहा था। सो जो मैंने मार्क्स दिए थे वो मैं अपने रिवाइज करता रहता था एंड उनको क्रिटिकली एवेलुएट करके उनको कि मैंने इसमें ये भी डाल सकता था, नहीं इसमें ये हेडिंग भी डाल सकती थी। एंड हर दफ़ा जब मैं नई नज़र से उनको देखता था तो देयर वाज समथिंग मिसिंग विद देम। Someone asked, am I teaching for CSS? Yes, I am teaching for CSS. I teach here in Balochistan at CS Academy.
I've been teaching since my interview days really, and I've taught essay, Presi, current affairs, and I'm also teaching current affairs and Pakistan affairs at ICEP. That is all that I'm doing at ICEP, only teaching current affairs and Pakistan affairs, no other programs yet there. Baki, I might also start teaching some option because teaching is a personal passion of mine. तो आई थॉट कि जो 2-3 महीने आई एम फ्री बिफोर माई ट्रेनिंग तो मैं उसमें कर लूँगा. आफ्टर व्हेन माई ट्रेनिंग स्टार्ट्स तो आई लाइक टू डेडिकेट माई सेल्फ ओनली टू माई सर्विस. आई एम not from Quetta, but I've been living in Quetta for the past 6-7 years. So, because my family is located here. Currently, I'm taking this live session from Quetta. English Presi and Composition की strategy जो मेरी थी, it was arham, it was simple. I took the paper, मैंने उसे देखा, मुझे समझ आई कि उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन है. एक डिस्टिंक्शन ये है कि 50 नंबर ऐसी चीज़ों के हैं जिनमें अगर मैं ठीक आंसर दूंगा तो मुझे उसका पूरा नंबर मिलेगा. फॉर एग्जांपल सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कलेक्शन, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अगर मैंने ठीक सही किया है तो मुझे 1 नंबर पूरा मिलेगा. एंड 50 नंबर ऐसी चीज़ों के हैं कि जिनमें मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ उसके अंदर ऑफिशियल कटिंग होगी एंड मेरे कुछ नंबर कम होंगे, नेमली प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन एंड ट्रांसलेशन. आपने बहुत अच्छी प्रेसी की है तो आपको मेराल से 8 या 9 देंगे एंड टाइटल में से 3 देंगे तो आप 12 पे चल जाएंगे. कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छी की है तो 2.5 नंबर मिलेगा 4 में से, 2.5 इंटू 5 फिर 13 पे चल जाएंगे. ट्रांसलेशन बहुत अच्छी की है, 6 या 7 मिलेंगे. तो इसलिए मेरा मेन फोकस था कि जो 50 नंबर मुझे पूरे मिल रहे हैं मैं उनमें से 1 नंबर लूज़ ना करूं. मैंने अपनी वोकेबलरी पे काम किया, खुद वोकेबलरी लिस्ट बनाई. आई वाज ऑनेस्ट विद माई सेल्फ. जहाँ कोई लफ्ज़ पढ़ता था जिसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था तो मैं उसी वक्त जो है उसको चेंज कर लेता था, वो उसको लिख लेता था एंड उसका एक जुमला बना लेता था. तो इस तरह एक वोकेबलरी लिस्ट भी थी मेरे पास और एक डायरी भी थी. सिमिलरली सेंटेंस करेक्शन 2000 से लेके आगे तक मैंने सारे पास पेपर सॉल्व किए, इडियम्स के लिए, इन सारों के लिए. तो आई बिलीव दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटजी फॉर प्रेसी कि आप 50 नंबरों को मैक्सिमाइज करें एंड प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन एंड ट्रांसलेशन में ट्राई टू डू योर बेस्ट ताकि यू गेट हाई 60s, अर्ली 70s. बिकॉज रिमेंबर, English, Presi and Composition plus General Science and Ability are 2 high scoring subjects because इनका आधा component ऐसे है जिसमें अगर आपने ठीक किया है तो आपको बिल्कुल ठीक पूरे नंबर मिलेंगे. जैसे English, Presi and Composition में वो 50 एंड General Science and Ability में वो 40 मार्क्स जो जनरल एबिलिटी के हैं. ये आपको CSS में और अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती, शायद MCQs में मिलती है. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैक्सिमाइज ऑन दिस तो देन यू आर missing out. Please tell some books for essay preparation in order to garner knowledge. I told you I do not believe on just reading books for essay. Depend करता है ना, theme centric तैयारी है. If you want to study more on democracy, how democracies die, पढ़ने चलें आप. And आप उसके साथ try to study from the internet, from magazines and from research papers. Theme centric रखें. If you want to पाकिस्तान बेस्ड आपने बेहतर करना है तो पाकिस्तान पे इतनी किताबें आप पढ़ सकते हैं. पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बाय स्टीफन कोहन, गवर्निंग द अनगवर्नेबल. इफ़ यू वांट टू रीड एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इन पाकिस्तानी सोसाइटी, आप मदीहा अफजल की किताब पढ़ लें, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान. यू वांट टू रीड इंस्टीट्यूशंस का रोल एंड गवर्नेंस, व्हाई नेशंस फेल, पढ़ लें. यू वांट टू रीड अबाउट पॉपुलिज्म, हाउ टू लूज अ कंट्री इन 7 days, पढ़ लें. सो जो भी किताब, जो भी आप थीम पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिहाज से आप किताब को देखें. सिमिलरली आई हैव काफ़ी दफ़ा मैं वो इस्लामियात वाला सवाल देखा है, सो आई विल जस्ट एड्रेस इट. जो which academy I am teaching at CS in Quetta and ICEP in Lahore. Most likely I'll start teaching optionals at another academy very soon in the coming few days. तो you can find out, उधर से आप खुद देख लें. बाकी जो is third time asking you, is making fact book effective? I'm sorry I could not see your
comment earlier. No need to become aggressive, Shah Zaman. But fact book is effective if you are unable to remember facts. मैंने खुद बनाई थी एंड उसमें आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ. आपका सवाल होना चाहिए था कि मैं किस पे बनाऊँ. मैं रजिस्टर पे बनाऊँ या मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाऊँ. क्यों? क्योंकि वर्ड पे बनाते हैं तो आप आराम से एडिशन ओमिशन कर सकते हैं, नए फैक्ट्स डाल सकते हैं. एंड आप चुप करके अगर आपने फैक्ट क्रोम पे पढ़ा है, इंटरनेट पे पढ़ा है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करें, उधर डाल दें, आपका टाइम बच जाता है. और आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं. जब आप रजिस्टर में बनाते हैं तो वो बहुत अनटाइडी हो जाता है. फिर आपने एक दफ़ा लिख दिया, फिर उसके आगे कुछ और शुरू कर दिया, फिर आप वहाँ ऐड नहीं कर सकते. सो मैंने एक डिजिटल फैक्ट बुक बनाई थी एंड आई थिंक दैट इट हेल्प मी. मैंने जितने इंडेक्सेस थे उनको भी एक टेबल बनाया था उनका अपने साल के, कि ये इंडेक्स आए हैं, इस पे पाकिस्तान की ये रेटिंग थी, पिछली दफ़ा ये थी, इस दफ़ा अब ये हो गई है. Hasib Jokio, please repost your query. I couldn't see because I'm getting many comments. I'm only human, so please excuse me. इस्लामियात वाली मैं आपको बता रहा था. And these are the last 2-3 questions that I'll be taking because I'm committed elsewhere as well. So I cannot spare ज़्यादा टाइम. इंशाल्लाह we'll meet again. जो इस्लामियात वाली है, सर हाउ मेनी कुरानिक कोट्स. सो इस्लामियात में कुरान 3 रेफरेंसेस हैं. लोग आपको कहेंगे 2 हैं. प्राइम एक है, लोग कहेंगे आपको कि जी आयत और हदीस, ये 2 आप लिखें. जबकि आई बिलीव आयत और हदीस के अलावा आपको अपना वो भी करना चाहिए, अच्छी बुक्स के रेफरेंसेस भी देने चाहिए, बड़ी अथॉरिटीज़ का नाम भी देना चाहिए. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम पे अगर बात हो रही है ऑफ इस्लाम, आप अबू अला मौदूदी की बात नहीं करते, उनकी किताब का जिक्र नहीं करते, तो दैट मीन्स आपने वो आपका नॉलेज इसके लिहाज से कॉम्प्रहेंसिव नहीं है. फाइनेंशियल या इकनॉमिक सिस्टम में उमर छपड़ा की बात नहीं करते हैं, या आप मौलाना तकी उस्मानी एज अ गुड अथॉरिटी. सो किसी चीज़ की डेफिनेशन देते हुए भी आप अगर डिफरेंट स्कॉलर्स को साइट नहीं करते तो आप उसमें पूरा नहीं जा रहे. बाकी आयतों के अंदर आई वुड रिकमेंड कि आप अरबी लिखें एराब के बगैर. एंड चूँकि एट द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद कुरान उससे पहले भी, सो आई डिड नॉट नीड टू गो आउट ऑफ माई वे टू मेमोराइज वर्सेस. तो मुझे काफ़ी वर्सेस ऐसे याद थे जो कि आई कुड कोट. तो इसलिए मैं आपके सवाल का बेहतर जवाब नहीं दे सकता कि इसका कोई पूरी बुक बनानी चाहिए या इसका कोई इतने नंबर ऑफ वर्सेस को याद करना चाहिए या नहीं. प्लीज़ गाइड फॉर करंट अफेयर्स. आई एम ऑल्सो करंटली टीचिंग करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के अंदर इट्स वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स वेर यू डू नॉट नीड अ बुक. करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि यू स्टे अप टू डेटेड विद द न्यूज़पेपर. आप क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करें. करंट अफेयर्स की अपनी मार्क्स वैल्यू बहुत कम है. वो आपको बहुत अच्छा करेंगे तो 50s या 60s में दे देगा, फिर 40s या 50s में दे देगा. करंट अफेयर्स का फ़ायदा ये है कि ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करता है. इसलिए ट्राई टू स्टडी इट फ्रॉम अ गुड इंस्ट्रक्टर. ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एकेडमी का हो. आप ऑनलाइन कोई यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स ले सकते हैं, या यू कैन फॉलो अ गुड पॉलिटिकल एनालिस्ट जैसे मर्शाइमर साहब के. अगर आप कोई लेक्चर देखें किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे तो यू विल सी कि भाई उन्होंने उसको बड़ा क्रिटिकली एनालाइज किया होता है मुख्तलिफ डायमेंशन से. जॉन जे मर्शाइमर, इस तरह के बड़े लोगों को भी आप फॉलो कर सकते हैं. यू कैन फॉलो अ मेंटर एज वेल, वट एवर. साथ न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, एंड ट्राई टू गो थीम बेस्ड. इसके अंदर भी करंट अफेयर्स का पास पेपर एनालिसिस करेंगे एंड सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो उसमें 3 ही चीज़ें हैं. पाक डोमेस्टिक, पाक रिलेशंस, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये 3 पिलर्स हैं. 20 नंबर पाक रिलेशन के, 20 पाक डोमेस्टिक के, 40 ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के, 20-40-40 मिल के. सो उसमें आप फिर उसके लिहाज से यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. पाक डोमेस्टिक, पाक रिलेशन, पाक अफेयर्स के अंदर आपका प्रिपेयर हो रहा होता है. ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में यू सी कि हैं क्या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यू विल सी कि भाई देयर आर सम फ्लैश पॉइंट्स. क्या है जी? यूक्रेन है, क्या है? कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, साउथ चाइना सी है, ताइवान है. फिर यूल सी कि देर आर सर्टन स्ट्रेटेजिक कंपटिशंस. यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटिशन चल रहा है. एक टाइम पे ईरान सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक कंपटिशन था, अब ईरान सऊदी अरब जब रोचमेंट बन गई है. इंडो चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटिशन चल रहा है इन दिस वाइडर रीजन. एंड रशिया एंड वेस्ट की आपस में एक
कंपटीशन कह लें या एक कॉन्फ्लिक्ट कह लें, तो इस तरह आपको वो नज़र आएंगे। फ्लैश पॉइंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, की ट्रेंड्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल AI इज़ अ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, फॉर एग्जांपल de-dollarization इज़ अ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, फॉर एग्जांपल द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर इज़ अ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड। सिमिलरली वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज होना की भी उसके अंदर आ जाता है। एंड इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन रीजनलाइजेशन एज अपोज टू इंटरनेशनलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक चेंजिंग ट्रेंड है। तो आप इस तरह करके ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं, यू कैन एनालाइज दम। इंफॉर्मेशन रिटेंशन स्ट्रैटेजी, सतीश, माई इंफॉर्मेशन रिटेंशन स्ट्रैटेजी was कि I knew I would get a thing, grasp a thing strongly if I am able to give it multiple reads। तो फिर मैं एक ही चीज़ को, मुझे रट्टा नहीं मेरे से मारा जाता था, तो फिर मैं एक चीज़ को जब मल्टीपल दफ़ा पढ़ा है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो मुझे वैसे ही उसका कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो गया एंड मुझे समझ आ गया, तो आई वॉज एबल टू रिटेन इट। सम पीपल आर बिल्ड दिस वे, सम आर बिल्ड कि नहीं, उनको बैठ के उसको रट्टा मारना पड़ता है। सम आर बिल्ड कि उन्हें बैठ के उसको लिखना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिटेन इट। तो वट एवर वर्क्स फॉर यू, यू ट्राई टू डू इट। How to quote Dawn newspaper in paper? I would not recommend you to quote a newspaper in your paper. I would recommend you to quote an author. जैसे Dawn में अगर आपने कोई op-ed पढ़ा है तो आप उसके अंदर वो उस ऑथर का नाम के फलाना बंदा ये कहता है, एंड वो भी सिर्फ किसी अथॉरिटी वाले ऑथर को कोट करना। डोंट जस्ट कोट एवरी टॉम डिक एंड हैरी। MCQs, हाउ टू प्रिपेयर, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है बाय द टाइम यू डन विद योर CSS prep कि आपको यू नीड नॉट गो separately into the MCQs, but yes, you can always combine it with the past paper strategy। so आप 2000 से onwards compulsory के जितने MCQs हैं सॉल्व, आपको एक किताब मिल जाती है, वर्ल्ड टाइम्स की भी है, बाकी पब्लिशर्स की भी है, यू कैन गो थ्रू देम इफ़ यू वांट। एंड ऑप्शनल्स की अपनी अलग किताबें मिलती हैं। थीसिस स्टेटमेंट इज़ कंपल्सरी और नॉट, आई बिलीव इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट आई बिलीव इट शुड बी रिटन। वाई? बिकॉज थीसिस स्टेटमेंट shows your bravery and shows your courage, and courage कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस से आता है, एंड कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? प्रिपरेशन से आती है। सो थीसिस स्टेटमेंट आपके पूरे ऐसे का एक निचोड़ दे देगा एग्जामिनर को। तो आई एम मोर इम्प्रेस्ड बाय दो स्टूडेंट्स हु राइट द थीसिस स्टेटमेंट, और मुझे ईजीली पता चल जाए कि ये इस पूरे ऐसे में कहेगा क्या, रादर देन दोज हु डू नॉट राइट इट। बिकॉज एग्जामिनर को पता चल जाता है उधर कि भाई इसने लिखी है या नहीं लिखी और क्यों नहीं लिखी। बाकी आई थिंक we've had a good session, we've had a long session, hopefully I've been able to clear some of your queries। I'm grateful to Talib from CSS platform and also to Ziaullah Gondal साहब from PMS 12 जिन्होंने तालिब को कहा, एंड उसने तालिब ने फिर मेरे से रिक्वेस्ट की, एंड आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर हिम टू कि उसने मुझे इन्वाइट किया इधर टू स्पीक। आई एम ग्रेटफुल दैट ही इज़ ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर यू एंड फॉर अदर एस्पिरेंट्स, तो विच डू नॉट इन्वॉल्व या डू नॉट इंक्लूड गिविंग मनी। एक हद तक इट इक्वलाइजेज ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सारे फाइनेंशियली मुख्तलिफ होते हैं, तो उसके लिहाज से इट इज़ गुड कि पीपल आर गेटिंग एक्सेस। आई हैव ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई हैव ट्राई टू कंट्रीब्यूट। इसके अलावा अगर ज़िंदगी रही तो वी मीट अगेन, आई विल ट्राई टू आंसर द रेस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। आई विल जस्ट लीव यू विद दिस पार्टिंग एडवाइस दैट ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन एंड ऑलवेज बिलीव इन अल्लाह ऑलमाइटी। अपना तवक्कुल अल्लाह पे रखें। एक बीच में क्वेश्चन आया था कि आप अपनी एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका यही है हल कि आप अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, आउटकम पे बिल्कुल नहीं सोचते, एंड प्रेपरेशन पे इतना सोचते हैं कि आपकी आउटकम एक हद तक गारंटी हो जाए। इतना मेटिकुलस हो के, इतना उसके अंदर घुस के, हर एक चीज़, पेन, मेरा टाइम क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन पहले करूँगा, जो सबसे अच्छा आता है क्वेश्चन वो पहले करूँ, जो सबसे बुरा आता होगा उसको छुपाऊँ किधर, उसको एंड पे करूँ या चौथे नंबर पे करूँ, दूसरे पे करूँ। सो आप ये सारी चीज़ें और सारी सोचते हैं, आउटकम पे बिल्कुल नहीं सोचते, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, एंड इंशाल्लाह आप में से जिनके नसीब में हुआ अल्लाह विल गिव देम CSS, और जिनके नसीब में इससे बेहतर चीज़ें हुई अल्लाह उनको इससे बेहतर देगा।
स्टे ब्लेस्ड और अपने घर वालों को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा. होपफुली वी शैल मीट अगेन इन लाइफ someday. Keep me in your prayers.